हे हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई एमसीक्यू की क्लास के अंदर। इस क्लास के अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे एचआरएम से रिलेटेड। सो ध्यान से करना, ये आपके एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है जो हमने सीरीज स्टार्ट की है एमसीक्यू की। अगर किसी ने पिछले वाली क्लासेस नहीं देखी है एमसीक्यू की, जिसके अंदर हम कुछ ऑडिटिंग, लीगल एस्पेक्ट और टैक्स रिलेटेड एमसीक्यू डिस्कस कर चुके हैं और वो भी आपके एक्सपेक्टेड एमसीक्यू, ठीक है, तो उनको जाके देख लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी आपके एग्जाम को क्लियर करने में। आज की इस क्लास के अंदर हम एचआरएम के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे जो आपके एक्सपेक्टेड एमसीक्यू है। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखो आपका फर्स्ट एमसीक्यू क्या है बच्चों, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मीन। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का क्या मतलब है, तो देखो फर्स्ट पॉइंट क्या कह रखा है इसने, अ मेथड विच एन ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट, मेंटेन एंड रिपोर्ट इंफॉर्मेशन। इस मेथड के अंदर हम क्या डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, मेंटेन करते हैं कुछ एचआरएम के अंदर, ऐसे तो कुछ भी नहीं करते। तो ये जो स्टेटमेंट है क्या हो जाएगी आपकी, गलत हो जाएगी। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रखी है इसने, द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटिंग द एम्प्लॉयज नीड एंड एस्पिरेशन विद ऑर्गेनाइजेशनल नीड। क्या हम एम्प्लॉय की नीड को, उसकी एस्पिरेशन मतलब कि उसकी होप को क्या करते हैं, विद ऑर्गेनाइजेशन नीड के साथ क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। ऐसा कुछ है, बिल्कुल भी नहीं। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी क्या हो जाएगी बच्चों, बिल्कुल गलत हो जाएगी। अब देखो थर्ड स्टेटमेंट, द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन टुगेदर। जो क्या है कि प्रोसेस है जिसके अंदर हम पीपल को और ऑर्गेनाइजेशन को क्या लाते हैं, एक साथ लाते हैं, सो दैट द गोल ऑफ ईच आर अचीव्ड, कि इसलिए कि दोनों के गोल क्या हो सके, अचीव हो सके। तो ये पॉइंट लग रहा है कि हम एचआरएम का मतलब ही क्या होता है, अगर हम एचआर का मीनिंग वैसे देखो तो मीनिंग क्या होता है एचआरएम का, एचआरएम है क्या, किससे कंसर्न है, हायरिंग से, ठीक है ना, मोटिवेशन करना, मेंटेनिंग रखना, किसको, वर्कफोर्स को। मेनली हम ये एक्टिविटी किसके अंदर करते हैं, अपने एचआरएम प्रोसेस के अंदर। कैसे लोगों को हायर करना है, कैसे उनको मोटिवेट करना है ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए, और कैसे उनको मेंटेन करके रखना है किसके अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। मेनली हमारे ये स्टेप किसके अंदर आते हैं बच्चों, एचआरएम के अंदर। तो हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं ये पॉइंट क्या हमारा ठीक है, ठीक है। एक बार डी और देख लेते हैं उसके अंदर क्या कह रखा है, द एफर्ट टू मेक लाइफ वर्थ लिविंग ऑफ वर्कर। ऐसा भी कुछ नहीं करते, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। सिर्फ एक यही स्टेटमेंट है जो क्या करती है, एचआरएम के मीनिंग को दिखा रही है, ठीक है ना, जिसके अंदर मेनली हम क्या करते हैं, पीपल्स को और ऑर्गेनाइजेशन को एक साथ लाते हैं कि जहाँ पे दोनों के गोल को अचीव कर सके। मेनली जो भी हम क्या करते हैं, पीपल को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लाते हैं, उनको कैसे मेंटेन करना है, कैसे हायरिंग प्रोसेस क्या होगा, ठीक है, उनको कैसे मोटिवेशन करना है, मेनली ये स्टेप क्या किसके अंदर रहेंगे, आपके एचआरएम के अंदर रहेंगे। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा बच्चों क्या होगा, आंसर सी, ठीक है। अब देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन किससे रिलेटेड, आपका ऑपरेटिव फंक्शन ऑफ एचआरएम, की जो ऑपरेटिव फंक्शन किसके, एचआरएम के, उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड है। मेनली एक बात याद रखना, हमने दो फंक्शन पढ़े हैं एचआरएम के अंदर, कौन कौन से, एक तो मैनेजरियल फंक्शन, सेकंड कौन सा, ऑपरेटिव फंक्शन, ठीक है ना। तो आपको इसके अंदर ऑपरेटिव फंक्शन से रिलेटेड बताना कि ऑपरेटिव फंक्शन में क्या क्या इंक्लूड है। तो देखो प्रोक्यूरमेंट करना, डेवलपमेंट करना, कंपनसेशन और मोटिवेशन, ये सारा हमने ऑपरेटिव फंक्शन में पढ़ा ना। प्रोक्यूरमेंट करना, एम्प्लॉय को क्या करना, हायर करना, उनकी डेवलपमेंट करना, ट्रेनिंग, ठीक है, ट्रेनिंग डेवलपमेंट आ जाएगी इसके अंदर। कंपनसेशन क्या, वेज रेट होगा, कितना बोनस होगा, ये डिसाइड करना, उनको मोटिवेट करना, ऑपरेटिव फंक्शन के अंदर आते हैं सारे के सारे, ठीक है। तो ये इसका आंसर क्या है, करेक्ट है, ये आएगा इसके अंदर ऑपरेटिव फंक्शन के अंदर। और मेंटेनेंस, ये भी हमने देखा था ऑपरेटिव फंक्शन का पार्ट है। और थर्ड क्या दे रखा है इसने, इंटीग्रेशन एंड एमर्जिंग ट्रेंड, इंटीग्रेशन करना और एमर्जिंग करना, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, इसका ऑपरेटिव फंक्शन है। तो हमारा आंसर यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑल ऑफ दीज। बात समझ में आई यहाँ पे, ठीक है। तो देखो नीचे लिख रखे हैं आपके कौन कौन से मैनेजरियल फंक्शन और कौन कौन से ऑपरेटिव फंक्शन है। तो देखो मैनेजरियल फंक्शन में मेनली हम क्या पढ़ते हैं, प्लानिंग करना, किससे रिलेटेड, कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी क्या है एम्प्लॉय है, ठीक है ना, उनसे रिलेटेड डाटा को कलेक्ट करना, एनालाइज करना, और ये देखना कितनी करंट रिक्वायरमेंट है एम्प्लॉय की, ठीक है, मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज कितनी करंट रिक्वायरमेंट है और फ्यूचर में कितनी नीड हो सकती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इस सब की प्लानिंग करना हमारा किसके अंदर आ जाएगा, मैनेजरियल फंक्शन के अंदर आ जाएगा, ठीक है। फिर सेकंड क्या है हमारा, ऑर्गेनाइजिंग करना, टास्क एलोकेट करना टू एवरी मेंबर एज पर एज देयर स्किल एंड एक्टिविटी आर इंटीग्रेटेड टूवर्ड द कॉमन गोल। और एक्टिविटी क्या करना, इंटीग्रेट करना किसके तरफ, उसके कॉमन गोल की तरफ, ये किसका पार्ट बन जाएगा, ऑर्गेनाइजिंग का।
फिर बात आती है डायरेक्टिंग की। अब हमने प्लानिंग कर ली और क्या कर दिया, ऑर्गेनाइज कर दिया, ठीक है ना। उसके स्किल के अकॉर्डिंग क्या कर दिया हमने, उनकी एक्टिविटी को इंटीग्रेट कर दिया, उनकी एक्टिविटी को क्या कर दिया, जोड़ दिया उस एम्प्लॉय के साथ, उसकी स्किल के अकॉर्डिंग। ये हमने ऑर्गेनाइजिंग में देखा। अब बात आती है डायरेक्टिंग की। डायरेक्टिंग में क्या होगा, डायरेक्ट करना किसको, एम्प्लॉय को, क्योंकि अब वो काम करेंगे, उनके ऊपर कोई लीडर तो होना चाहिए ना जो उनको क्या करेगा, डायरेक्ट करेगा, ठीक है। क्योंकि डायरेक्ट करने से जो एम्प्लॉय की पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। तो उसकी पोटेंशियलिटी को कैसे मैक्सिमम करना है, वो सारे पार्ट किसके अंदर आ जाएंगे, आपके डायरेक्टिंग के अंदर आ जाएंगे, ठीक है ना। उसके अंदर मोटिवेशन को कांस्टेंट बनाए रखना, ये आपका किसका पार्ट है, डायरेक्टिंग का। लीडर का ही मेन पार्ट होता है कि कैसे मोटिवेट करना है एम्प्लॉय को आगे काम करने के लिए, क्योंकि एम्प्लॉय हरदम एक जैसा मोटिवेशन लेवल नहीं होता, इसलिए डायरेक्टिंग मतलब डायरेक्ट करना नेसेसरी है एक एम्प्लॉय को, ठीक है। फिर लास्ट क्या है, कंट्रोलिंग। जो भी सारे प्रोसेस किए उनको क्या करना, कंट्रोल करना, कि क्या डिजायर्ड आउटकम थे और क्या एक्चुअल आउटकम निकल के आए हैं, उनको कंट्रोल करना, ठीक है। ये सारे क्या आपके मैनेजरियल फंक्शन है। ऑपरेटिव के अंदर क्या आ गए, रिक्रूटमेंट हायरिंग आ गया, आपका जॉब एनालिसिस, आपका डिजाइनिंग जॉब, आपको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोवाइड करना, परफॉर्मेंस अप्रेजल करना, सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन, इसके अंदर क्या आ जाएगा, वो ही आपका कंपनसेशन वाला पार्ट आ जाएगा सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, ठीक है। एम्प्लॉय के वेलफेयर की तरफ देखना, उनको मोटिवेट करना, मेंटेनेंस रखना और लेबर रिलेशन, ये सारे किसके पार्ट बन जाएंगे आपके यहाँ पे, ऑपरेटिंग फंक्शन के पार्ट बन जाएंगे। तो यहाँ पर सारे के सारे जो हमने इसके अंदर पढ़े यहाँ पर मेंशन है तीनों के तीनों, ठीक है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है। अब देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों आपका, ऑन द जॉब ट्रेनिंग इंक्लूड, ऑन द जॉब ट्रेनिंग के अंदर इनमें से कौन सा पार्ट इंक्लूड है, ठीक है। तो फर्स्ट क्या दे रखा है बच्चों इसके अंदर, कोचिंग, अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम, कॉन्फ्रेंस या फिर ऑल ऑफ द अबव। अब देखो कोचिंग भी एक तरह से बच्चों यहाँ पे क्या है आपका, ऑन द जॉब मेथड है। अब बात आती है किसकी, अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम की। अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम क्या होते हैं, जहां पर मास्टर मतलब जो भी मास्टर होता है उस कैटेगरी के अंदर उसके अंडर रह के स्टडी की जाए, उससे उसके अंडर रह के कोई भी चीज को सीखा जाए। फॉर एग्जांपल मान लो कोई पर्सन है जो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में सीखना चाहता है, तो क्या करेगा, जो मास्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, ठीक है ना, तो वो स्टूडेंट उसके अंडर रह के कैसे सीखेगा, उस चीज को सीखेगा, मतलब जॉब पर रहकर ही तो उस चीज को सीखेगा, ठीक है। इसके अंदर और एग्जाम्पल भी हम ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लम्बर हो गया, आपका इलेक्ट्रिशियन हो गया, ठीक है, आपका कारपेंटर हो गया, ये आपके सारे किसी के एग्जाम्पल है बच्चों अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के। ये जितने भी स्टूडेंट होते हैं जो ये एक्टिविटी को सीखते हैं वो कैसे सीखते हैं, अंडर द गाइडेंस ऑफ मास्टर वर्कर, ठीक है। जो मास्टर होगा उसके अंदर, उसके अंडर रह के, उसकी गाइडेंस के अंडर रह के तो क्या करते हैं, काम सीखते हैं ना। ऑन दी जॉब तो वो वर्क परफॉर्म करता है कौन, मास्टर होता है जो उस एरिया के अंदर, तभी तो क्या करेंगे, जो स्टूडेंट होंगे उसको ऑब्जर्व करेंगे, उसको देखेंगे और उस चीज को सीखेंगे, ठीक है। तो आपका किसका एग्जाम्पल हो गया, जैसे अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम का एग्जाम्पल हो गया। फिर आपका आता है कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस में आपका क्या होता है, ऑन दी जॉब मेथड होता है। तो सारे के सारे यहाँ पर आपका क्या है, ऑन दी जॉब के पार्ट है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन, in this training center is set up by the actual job condition are duplicated or simulated। बिल्कुल सिंपल सा है, इसके अंदर कौन सा मेथड बताना कि आपका कौन सा ऐसा ट्रेनिंग सेंटर है जिसके अंदर बिल्कुल जो एक्चुअल जॉब होती है ना उस तरह की कंडीशन को डुप्लीकेट या फिर सिमुलेटेड तरीके से दिखाया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, क्लासरूम होगा, रोल प्लेइंग होगा या फिर अप्रेंटिसशिप होगा या फिर वेस्टिब्यूल होगा, क्या होगा। तो देखो अप्रेंटिसशिप के अंदर तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अभी हम पढ़ के आए अप्रेंटिसशिप क्या था, जहां पर आप अंडर द गाइडेंस में रह के, जो मास्टर होता है उस एरिया के अंदर उसकी गाइडेंस के अंडर रह के क्या करते हो, किसी काम को सीखते हो। तो क्लासरूम में भी ऐसा कुछ नहीं करते हम, ठीक है ना कोई डुप्लीकेट ना सिमुलेटेड कुछ भी नहीं करते। तो ये भी नहीं। रोल प्लेइंग का क्या, कि आप किसी और का रोल प्ले कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपको क्या कह दिया जाए कि आप एज ए मैनेजर हो तो उसका रोल प्ले करके दिखाओ, ठीक है। तो रोल प्लेइंग भी बिल्कुल नहीं होगा। तो बचा क्या यहाँ पे, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, ठीक है ना। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग को हम सिमुलेटेड ट्रेनिंग मेथड भी कहते हैं, जिसके अंदर जो बिल्कुल जो एक्चुअल जो परफॉर्म करते हैं ना उस तरह का डुप्लीकेट इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है और वहां पर आपको ट्रेनिंग दी जाती है। ये एक तरह से ऑफ द जॉब मेथड आपका, याद रखना इस बात को, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ऑफ द जॉब मेथड है। फॉर एग्जाम्पल इसका अगर मैं इसका एग्जाम्पल हूँ तो जैसे कि पायलट की जो ट्रेनिंग होती है तो वहाँ पे क्या डायरेक्टली तो आपको पायलट नहीं बना दिया जाता ना, डायरेक्टली तो आपको प्लेन नहीं दे देंगे। वहां पर आपके लिए एक सिमुलेटेड एक डुप्लीकेट इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाएगा एक रूम के अंदर, जहां पर जो किस तरह का होगा, बिल्कुल जैसे कि प्लेन के अंदर का इन्वायरमेंट होता है उसी तरह का होगा। वहां पर आपको पहले प्रैक्टिस करवाई जाएगी, फिर आपको एक्चुअल प्लान दिया जाएगा क्या करने के लिए,
वहाँ पे उसको उड़ाने के लिए, ठीक है। तो वो किसका एग्जाम्पल हो गया आपका, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग का एग्जाम्पल हो गया। तो यहाँ पे क्लियर हुआ, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, डी, ठीक है, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। क्लियर हुआ यहाँ पे अच्छे से, ठीक है। फिर देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, विच ऑफ दीज एडवांटेज ऑफ क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड वाइल परफॉर्मिंग परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो ये क्वेश्चन आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल से है। तो इसने क्या पूछ रखा है, एडवांटेज पूछ रही है किसकी, क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड की। तो जल्दी से बताओ क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड की इनमें से कौन सी एडवांटेज होगी। चलो रीड करो साथ साथ। सबसे पहले मिनिमाइज करना इन्वेंट्री कॉस्ट। हम किसकी बात कर रहे हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल की। परफॉर्मेंस अप्रेजल कर रहे हैं अपने एम्प्लॉय का, तो यहाँ पे इन्वेंट्री कॉस्ट को मिनिमाइज कहाँ से आ गया, बिल्कुल ही गलत, ठीक है। सेकंड, नेगेटिव इंसिडेंट आर जनरली मोर नोटिसेबल देन पॉजिटिव वंस। ऐसा कहीं पढ़ा था हमने क्रिटिकल इंसिडेंट के अंदर, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है ना। तो ये भी क्या है आपका, गलत है। सी क्या है आपका, इवोल्यूशन इज बेस्ड ऑन एक्चुअल जॉब बिहेवियर। ये बिल्कुल ठीक है बच्चों, क्योंकि क्रिटिकल मेथड के अंदर हम करते ही क्या है, वहां पे आपको एक्चुअल जॉब कंडीशन दे दी जाती है वहां, और देखते हैं कि जो परफॉर्म कर रहे हैं जो भी एम्प्लॉय, वो किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं उस जॉब कंडीशन के अंदर। फिर जैसी उनकी परफॉर्मेंस होती है उसके अकॉर्डिंग क्या की जाती है, उनकी परफॉर्मेंस अप्रेजल की जाती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, सी, इवोल्यूशन इज बेस्ड ऑन एक्चुअल जॉब बिहेवियर, ठीक है। ऑल ऑफ द अबव होगा ही नहीं, ये तो बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। अब देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ, क्या है बच्चों, व्हाट डू बिहेवियरल एंकर्ड स्केल रिप्रेजेंट। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहेगा आपसे किससे रिलेटेड, बार से रिलेटेड, बिहेवियर एंकर्ड रेटिंग स्केल से रिलेटेड, ठीक है। तो क्या रिप्रेजेंट करता है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या दे रखा है बच्चों ने, द स्केल आर एंकर्ड बाय डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्चुअल जॉब बिहेवियर। क्या ये स्केल एंकर किया जाता है किसके द्वारा, एक्चुअल जॉब बिहेवियर के द्वारा, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है ना। सेकेंड पॉइंट क्या है, सुपरवाइजर वुड फील कंफर्टेबल टू गिव फीडबैक। जो सुपरवाइजर क्या वो कंफर्टेबल फील करते हैं फीडबैक देते हुए, ऐसा भी कुछ नहीं पढ़ा हमने इसके अंदर। थर्ड पॉइंट क्या है, अ रेंज ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट ऑफ बिहेवियर वेरिंग फ्रॉम द लीस्ट टू द मोस्ट इफेक्टिव। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, क्यों, देखो किसने क्या कहा स्टेटमेंट के अंदर, रेंज होती है किसके, डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट ऑफ बिहेवियर की, जो क्या करती है, वेरी करती है, मतलब कि अलग अलग वेरी करती है मोस्ट इफेक्टिव बिहेवियर से और लीस्ट इफेक्टिव बिहेवियर। मतलब कि हम एक ग्रेड सेट कर देते हैं, ये ग्रेड किसके लिए होगा, मोस्ट इफेक्टिव बिहेवियर के लिए होगा, और ये ग्रेड किसके लिए होगा, लीस्ट इफेक्टिव बिहेवियर के लिए होगा, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल देखो ये क्या कह रहा है आपको कि यहाँ पर एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल सेट कर दिए जाते हैं एक पर्टिकुलर जॉब के लिए। फॉर एग्जाम्पल मान लो टीचिंग की ही जॉब है, तो एक टीचिंग की जॉब के लिए क्या स्पेसिफिक टाइप ऑफ बिहेवियर की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और फिर उसको मैच किया जाता है, जो पर्सन उस जॉब के ऊपर है, जो उसके सेट ऑफ बिहेवियर है उसको मैच किया जाएगा, जो एग्जाम्पल हमने सेट किए हैं उस बिहेवियर से क्या किया जाएगा, मैच किया जाएगा, और फिर उसके अकॉर्डिंग क्या किया जाएगा, उसको ग्रेडिंग दी जाएगी, ठीक है। यहाँ पे ये चीज क्लियर हुई, ठीक है। अगर मोस्ट इफेक्टिव बिहेवियर होगा उसका, जो एग्जाम्पल हमने सेट किए उसके अंदर हम क्या करेंगे, मोस्ट इफेक्टिव बिहेवियर के लिए हाई ग्रेड सेट कर देंगे, और लीस्ट इफेक्टिव बिहेवियर के लिए क्या करेंगे, लो ग्रेड सेट कर देंगे। फिर ये चेक करेंगे कि जो उस पर्सन का जो बिहेवियर है वो कहाँ लाई करता है, मोस्ट इफेक्टिव बिहेवियर में फिर लीस्ट इफेक्टिव बिहेवियर में, उसका बिहेवियर कैसा है, जो हमने बिहेवियर सेट किए क्या वो उससे रिलेटेड है, ठीक है। अगर मैं इसकी एडवांटेज की बात करूँ तो यहाँ पे सबसे पहली बात तो क्या, ये एक तरह से क्या हो गया, यहाँ पे बायसनेस कम होगी, ठीक है ना। सबसे बेस्ट मेथड इसको, मतलब इसको एक बेस्ट मेथड क्यों माना जाता है, क्योंकि इसके अंदर हम मास बिहेवियर को लेकर नहीं चलते, इसके अंदर हम स्पेसिफिक बिहेवियर को, मतलब पर्टिकुलर जॉब के लिए, स्पेसिफिक जॉब के लिए स्पेसिफिक टाइप ऑफ बिहेवियर को सेट करते हैं, ना कि हम ऐसे बिहेवियर को देखते हैं जो मास जॉब, मतलब सभी जॉबों के लिए क्या हो, बेटर हो। फॉर एग्जाम्पल रेस्टोरेंट में एज अ वेटर काम करता है, तो वहां पर हम कुछ बिहेवियर सेट कर देंगे। अगर वेटर फर्स्ट कॉल पे आता है तो उसको इतनी ग्रेड मिलेगी, अगर वेटर 2 बार बुलाने के बाद फिर आता है किसके पास, कस्टमर के पास, वो जो वहां पे पर्सन आया हुआ है, तो उसको इतना ग्रेडिंग रेटिंग स्केल दिया जाएगा। अगर कोई पर्सन कॉल करते ही आता है कस्टमर के पास और उससे क्या करता है, अच्छे से उसको ग्रीटिंग करता है, तो उस केस में उसको इतनी ग्रेडिंग दी जाएगी। तो यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक सेट ऑफ बिहेवियर सेट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे वेटर की जॉब है, तो वहाँ पे क्या कर दिया जाएगा, कुछ स्पेसिफिक बिहेवियर को सेट कर दिया जाएगा, और फिर ये देखा जाएगा कि वो जो पर्सन है, जो वेटर है, वो कौन से बिहेवियर, कौन सी ग्रेडिंग के अंदर क्या करेगा, लाइक करेगा। तो यही है आपका क्या बात, नाम ही क्या इसका, बिहेवियरल एंकर्ड रेटिंग स्केल, कि जो बिहेवियर है उसको क्या करना, एंकर करना, उसको स्केल देना। तो नाम से ही क्लियर है, इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा, सी। बात क्लियर हुई, ठीक है ना। नाम में ही आंसर छिपा होता है बच्चों, बिहेवियर को क्या करना, एंकर्ड रेटिंग स्केल द्वारा क्या करना, रिप्रेजेंट करना।
तो मेनली इसके अंदर क्या होगा, कुछ डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट ऑफ बिहेवियर होगा, ठीक है, जिसको क्या किया जाएगा, देखा जाएगा किसके साथ, जो भी उस पर्सन के अंदर बिहेवियर है उसके साथ मैच किया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग क्या दी जाएगी, उस पर्सन को ग्रेडिंग दी जाएगी। तो यहाँ पर ये बताओ अच्छे से क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हु कंडक्ट द फील्ड ऑफ रिव्यू मेथड। रिव्यू, जो फील्ड रिव्यू मेथड है वो कौन कंडक्ट करता है, फील्ड रिव्यू मेथड। ये भी एक किसका पार्ट है, आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल का ही पार्ट है। तो पीयर्स होंगे, सुपरवाइजर होंगे, सबॉर्डिनेट होंगे, या फिर समवन फ्रॉम द कॉर्पोरेट ऑफिस और द एचआर डिपार्टमेंट। कौन होता है जो फील्ड रिव्यू मेथड को क्या करता है, कंडक्ट करता है। तो याद हो आपको, एक फील्ड रिव्यू मेथड ऐसा था जिसके अंदर हम जो सुपरवाइजर उसका होता है उसको ना बुला के अदर कॉर्पोरेट से बुला के, अदर एचआर जो, या फिर एचआर डिपार्टमेंट से कोई आएगा, या फिर अदर कॉर्पोरेट ऑफिस से कोई अलग डिपार्टमेंट वाला पर्सन आएगा और उसके परफॉर्मेंस अप्रेजल करेगा, ठीक है ना। सिर्फ इसी मेथड के अंदर था ये। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन लिख भी रखी है इसकी, एक बार वो देख लेते हैं क्या क्या रखा है इसके अंदर। फील्ड रिव्यू मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल इज कंडक्ट बाय द रेटर हु डज नॉट बिलोंग टू द एम्प्लॉय डिपार्टमेंट। तो ये मेथड, जो ये मेथड है इसके अंदर परफॉर्मेंस अप्रेजल किसके द्वारा करवाई जाती है, उस रेटर द्वारा जो उस एम्प्लॉय के डिपार्टमेंट से बिलोंग ना करता हो। वो रेटर समवन फ्रॉम कॉर्पोरेट से हो सकता है, स्पेशली फ्रॉम एचआर डिपार्टमेंट से भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इसके अंदर यूज ऑफ दिस टेक्निक टू इवोल्यूट एम्प्लॉय परफॉर्मेंस इज हेल्पफुल इन कंप्लीटली एलिमिनेटिंग इश्यू ऑफ बायसनेस। तो मतलब क्या है, यहाँ पे जो बायसनेस का इश्यू है कंप्लीटली अवॉइड किया जा सकता है। जो भी पर्सन उसकी क्या करने आएगा, उसकी परफॉर्मेंस अप्रेजल करने आएगा, एडवांटेज क्या है कि बायसनेस के चांस बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक डिसएडवांटेज ये है कि वो उस पर्सन की परफॉर्मेंस को नहीं जानता कि पास्ट में कैसा परफॉर्म करता था, अब कैसा परफॉर्म करता है, ठीक है ना। एकदम से आके कोई भी पर्सन अच्छे से रेटिंग नहीं दे सकता, ये इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज बन जाएगी। और एडवांटेज क्या बन जाएगी कि यहाँ पे बायसनेस बिल्कुल खत्म हो जाती है, एलिमिनेट हो जाती है एक तरह से, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्लियर हुआ। तो यहाँ पर जो भी आपका फील्ड रिव्यू मेथड है उसके अंदर मेनली किसको बुलाया जाता है रेटिंग करने के लिए, बाहर से कोई, मेनली वो कहाँ से होता है, एचआर डिपार्टमेंट से या फिर कॉर्पोरेट ऑफिस से भी हो सकता है, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, रीअरेंज द स्टेप इन्वॉल्व इन द, किसके अंदर, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। तो मतलब कि एमबीओ के अंदर आपके स्टेप को कुछ क्या करना है, रीअरेंज करना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अगर हम एमबीओ होता है क्या हमारा, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं अपने मैनेजमेंट के लिए, क्या सब एक साथ मिलकर, सुपीरियर भी और सुबॉर्डिनेट भी। तो उसके कुछ स्टेप को क्या करना, आपको रीअरेंज करना है। तो देखो, सेटिंग द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड फॉर द सुबॉर्डिनेट, इस्टेब्लिश द न्यू गोल एंड न्यू स्ट्रेटेजी, द एक्चुअल लेवल ऑफ गोल अटेनमेंट, या फिर इस्टेब्लिश द गोल। सबसे पहले नाम ही क्या इसका, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, गोल को सेट करना सबके साथ मिलके। तो सबसे फर्स्ट स्टेप आपका क्या हो जाएगा, मैनेज एस्टेब्लिश द गोल। तो सबसे पहले ये देखो कि फोर्थ आंसर किसके अंदर है, इसके अंदर भी नहीं है, इसके अंदर भी नहीं है। तो हमारा आंसर या तो बी होगा या फिर डी होगा, ठीक है। अब देखते हैं गोल को एस्टेब्लिश करके क्या करेंगे, थर्ड पहले आएगा या फिर फर्स्ट पहले आएगा, वो देखते हैं। थर्ड में क्या कह रहा था, एक्चुअल गोल, लेवल ऑफ गोल अटेनमेंट। यहाँ पे तो गोल अटेनमेंट करने की बात आ गई, तो इसका मतलब थर्ड तो आएगा ही नहीं। आंसर हमारा क्या बच जाएगा, डी। इसको कहते हैं बच्चों एलिमिनेटिंग मेथड। कई बार आपको मान लो आपने कोई टॉपिक थोड़ा बहुत पढ़ रखा, उसको बारे में अच्छे से नॉलेज नहीं है और क्वेश्चन आ जाए, तो वहां पर आपका एलिमिनेशन मेथड ना बहुत हेल्पफुल करेगा आपके क्वेश्चन को सोल्व करने में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एलिमिनेटिंग मेथड को यूज करना। अगर मान लो आप यहाँ पे अच्छे से अरेंज नहीं कर पा रहे, आपको थोड़ा सा पता है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव के बारे में कि हम कुछ गोल सेट करते हैं, तो इतना पता है कि सबसे पहले तो क्या किया जाएगा, गोल को इस्टेब्लिश किया जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप अपना एलिमिनेशन मेथड को यूज कर सकते हो और फिर ये देख सकते हो कि इसके बाद कौन सा स्टेप ठीक रहेगा। देखो हमें ये नहीं पता था कि इसके बाद थर्ड आएगा या फिर कौन सा स्टेप आएगा, तो हम इन दो स्टेप को कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा बेस्ट है, कि इसके बाद क्या होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, जो थर्ड क्या कह रहा है कि लेवल ऑफ गोल को अटेनमेंट करेंगे, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं आएगा गोल सेट कर लिया फिर अटेनमेंट कर लिया, नहीं। उसके बाद क्या आएगा, सेटिंग द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड को भी सेट किया जाएगा ना सबऑर्डिनेट के। तो इसके बाद जो सेकंड स्टेप होगा वो क्या होगा, फर्स्ट वाला, ठीक है। तो इसको अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या बन जाएगा, डी इज द राइट आंसर। बात क्लियर हुई यहाँ पे, ठीक है। फिर देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नाइन्थ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, द कंपोनेंट ऑफ एन इफेक्टिव परफॉर्मेंस मैनेजमेंट
प्रोसेस दैट एक्सप्लेन एम्प्लॉय रोल इन देयर डे टू डे वर्क इज कॉल्ड। ठीक है ना, तो यहाँ पे कंपोनेंट पूछ रहा किसका, इफेक्टिव परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का, जो क्या एक्सप्लेन करता है, रोल को एक्सप्लेन करता है एम्प्लॉय के उसके डे टू डे वर्क से रिलेटेड। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले क्या किसी बारे में बताया, वो रोल क्लैरिफाई कर रहा है, फिर गोल अलाइनमेंट कर रहा है, या फिर डेवलपमेंट गोल सेटिंग, या फिर डायरेक्शन शेयरिंग। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, वो रोल को क्लैरिफाई कर रहा है, उसको डे टू डे क्या एक्टिविटी करनी है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, नाम से ही क्लियर था, साफ साफ लिखकर क्या करना, उसके डे टू डे वर्क को बताना। तो ये किसका पार्ट है, उसके रोल को क्या करेक्टर से क्लैरिफाई करेंगे कि उसका क्या रोल है, उसको क्या क्या एक्टिविटी करनी है डे टू डे। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। क्लियर यहाँ पे। अब देखो आपका 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु इज द प्राइमरी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग द एक्चुअल अप्रेजिंग ऑफ एन एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। मेनली जो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को हम अप्रेज करते हैं, तो उसके अंदर प्राइमरी पर्सन कौन रिस्पॉन्सिबल होता है उसकी परफॉर्मेंस को अप्रेजल करने के लिए। सिंपल सा, इतना आसान क्वेश्चन नहीं मिलने वाला आपको। तो सिंपल सी बात है, जो भी पर्सन जिसकी हम क्या करेंगे परफॉर्मेंस को अप्रेजल करेंगे, सबसे पहले उसको कौन अप्रेज करेगा, सुपरवाइजर ही तो करेगा उसका, जो उसके ऊपर होगा, तो उसके ऊपर कौन होगा, उसका सुपरवाइजर। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, तो यहाँ पे इसका आंसर डायरेक्टली क्या हो जाएगा, डायरेक्ट सुपरवाइजर, जो उसके ऊपर क्या होगा, उसका सुपरवाइजर होगा। ठीक है ना, क्योंकि प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उसी की है, उस एम्प्लॉय को क्या करने की, परफॉर्मेंस को अप्रेजल करने की। ठीक है, गुड। अब देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, व्हाट प्रोसेस अलाउ टू टॉप मैनेजमेंट स्टाइल ऑफ सुपरवाइजर, क्या करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए पोटेंशियल ऑफ पीपल प्रॉब्लम, क्या आइडेंटिफाई करने के लिए, पोटेंशियल पीपल प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए, एंड टेक करेक्टिव एक्शन, उससे रिलेटेड कोई करेक्टिव एक्शन लेने के लिए, किससे, इसके साथ विद इंडिविजुअल सुपरवाइजर। ठीक है, तो कौन सा मेथड, कौन सा प्रोसेस है जो इन चीज में क्या करता है, हेल्प करता है, अलो करता है। तो देखो, जो आपका अपवर्ड फीडबैक होता है उसके अंदर ही तो क्या होता है, तब अपवर्ड फीडबैक जाएगी, तो जो भी प्रॉब्लम होगी किसकी, पीपल की, उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा। ठीक है ना, और करेक्टिव एक्शन लिया जाएगा कब, तब अपवर्ड फीडबैक होगी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है बच्चों क्या, आपका अपवर्ड फीडबैक। ठीक है, देखो मैनेजमेंट वाइज ऑब्जेक्टिव में तो क्या हम गोल को सेट करते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, फिर ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट भी नहीं है यहाँ पे, और आपका स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस अप्रेजल भी यहाँ पर नहीं है, क्योंकि हम कोई भी परफॉर्मेंस अप्रेजल की बात यहाँ पे नहीं कर रहे। तो ये आंसर भी यहाँ पर आपका नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, अपवर्ड फीडबैक। ठीक है, फिर देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 12th क्वेश्चन। क्या कह रहा है इसके अंदर, ये द डैश प्रॉब्लम अकर व्हेन सुपरवाइजर टेंड टू रेट ऑल देयर सबॉर्डिनेट कंसिस्टेंटली हाई। तो ऐसा कौन सा एरर, यहाँ पे आपसे बात कर रही थी एरर के बारे में। ठीक है, परफॉर्मेंस अप्रेजल का जो एरर होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रखा है कि जहां पर सुपरवाइजर मेनली क्या करता है, अपने सबॉर्डिनेट को कंसिस्टेंटली हाई रेटिंग प्रोवाइड करता है। तो कौन सा एरर था वो, सेंट्रल टेंडेंसी, लीनियंस, या फिर स्ट्रिक्टनेस, या हेलो इफेक्ट। तो यहाँ पे जिसकी बात कर रहा है, जल्दी बताओ किसकी बात कर रहे हैं, गुड, यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी, लीनियंसी की। क्योंकि लीनियंसी के अंदर क्या, अगर वो स्ट्रिक्टनेस कर रहा है तो केस में क्या करेगा, वो लो रेटिंग प्रोवाइड करेगा सभी को कंसिस्टेंटली। ठीक है, लेकिन लीनियंसी अगर पॉजिटिव वे में है, मतलब वो नॉर्मली क्या करेगा, सबको हाईली रेटिंग प्रोवाइड करेगा। बात क्लियर हुई, वो आपका क्या हो जाएगा, लीनियंसी। ठीक है, तो अब देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, सम सुपरवाइजर व्हेन फीलिंग इन रेटिंग स्केल टेंड टू अवॉइड द हाई एंड लो ऑन द स्केल। तब वो रेटिंग स्केल देते हैं उनको, हाई और लो को क्या करते हैं, वो अवॉइड करते हैं। ठीक है, एंड रेयर मोस्ट पीपल इन द मिडल, और क्या कर देते हैं, ज्यादातर पीपल को क्या करते हैं, मिडल में रख देते हैं। तो ये किस टाइप का एरर है, ठीक है ना, इसके बारे में यहाँ पे ये पूछ रखा है। दिस डैश मीन दैट ऑल एम्प्लॉय में बी रेटेड एवरेज। तो मतलब कि क्या उन्होंने सबको क्या दिया, एवरेज रेटेड दिया। तो ऐसा किस टाइप के एरर में होता है, सबको पता है, ए जैसा क्या, सेंट्रल टेंडेंसी। वेरी गुड। ठीक है, यहाँ पे स्टीरियोटाइपिंग तो होगा नहीं। स्टीरियोटाइपिंग क्या होता है हमारे एक तरह से, कि जो पुराने, जो हम कुछ हमारे जो ऐसी थिंकिंग जो पहले से हम मानते आ रहे हैं, मान लो किसी के बारे में कि ये कास्ट इस तरह की होती है, ठीक है ना, हमारे कुछ बिलीव बने हुए हैं किसी चीज से रिलेटेड, उसको ही लेके हम क्या करें वहाँ पे क्या कर रहे हैं, अप्रेजल कर रहे हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल। फॉर एग्जांपल मान लो कई लोगों की थिंकिंग क्या होती है कि ये इस पर्टिकुलर टाइप की कास्ट की इस तरह के लोग होते हैं, ठीक है ना, लेकिन वो एक्चुअल में होता नहीं, लेकिन हमारी थिंकिंग बनी हुई है। ठीक है, तो वो आपका किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, स्टीरियोटाइपिंग का। या फिर हम एग्जाम्पल लेके चले, हमारी क्या सोच बनी हुई है कि जो लेडीज है वो काम सिर्फ घर का ही करते हैं, बाहर का काम वो नहीं कर सकती, तो ये एक सोच बनी हुई ना, तो ये किस एग्जाम्पल है, स्टीरियोटाइपिंग का।
तब हम अपनी स्टीरियोटाइपिंग को, अपनी सोच को लेके क्या करते हैं, किसी को अप्रेज करते हैं, वो आपका किसी एग्जाम्पल हो जाएगा स्टीरियोटाइपिंग का। तो स्टीरियोटाइपिंग तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, और हेलो इफेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं होगा। हेलो इफेक्ट में क्या होता है, इसको मैं समझाऊंगी एग्जाम्पल से, तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। देखो बच्चे हेलो इफेक्ट में बड़े कंफ्यूज रहते हैं। हेलो इफेक्ट और फर्स्ट इंप्रेशन इफेक्ट बिल्कुल अलग होता है। अगर मैं हेलो इफेक्ट बताऊं तो एक एग्जाम्पल से सुनो। देखो मान लो कोई एम्प्लॉय है जो बैंक में काम करता है, ठीक है, और वो क्या है, लेजी टाइप का एम्प्लॉय जो बिल्कुल भी अच्छे से परफॉर्म नहीं करता अपनी एक्टिविटी को। लेकिन एक दिन बैंक में रोबरी हो रही थी, ठीक है, और उसने उस बैंक की रोबरी होने से बचा लिया, ठीक है। अब कोई भी परफॉर्मेंस अप्रेजल करने के लिए आएगा, ठीक है, तो लोग क्या कहेंगे कि इसने बैंक रोबरी होने से बचाया था। तो सिर्फ उसका वो एक काम, एक पॉजिटिव वर्क उसका क्या कर देगा, उसकी पूरी परफॉर्मेंस अप्रेजल को पॉजिटिव वे में ले आएगा। लेकिन एक्चुअल में तो वर्क में कैसा है, बिल्कुल लेजी है, बिल्कुल अच्छे से काम परफॉर्म नहीं करता, लेकिन फिर भी उसको क्या मिली, हाई रेटिंग मिली। क्यों, क्योंकि उसके एक काम की वजह से। तब कोई ऐसा इंसिडेंट जो क्या कर दे आपकी, जो आपका कोई एक ऐसा पॉजिटिव वर्क जो क्या कर दे, जो आपके पीछे की परफॉर्मेंस को जहाँ पे इग्नोर कर देता है सामने वाला उस पॉजिटिव वर्क को देख के, उसको क्या कहते हैं, आपका हेलो इफेक्ट। बात क्लियर हुई। स्ट्रिक्टनेस क्या हो जाएगा आपका, जो लीनियंसी का अपोजिट। लीनियंसी में क्या है, हम बिल्कुल ढीला छोड़ देते हैं और सबको अच्छी रैंकिंग देते हैं, लेकिन स्ट्रिक्टनेस में क्या, सबको ही खराब रैंकिंग देते हैं, वो क्या हो जाएगा आपका स्ट्रिक्टनेस। तो यहाँ पे जो आपका एग्जांपल है, यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, वो एवरेज रेटिंग की। तो यहाँ पे एग्जांपल आपका क्या है बच्चों, सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। अब देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन भी किस एरर से ही है। तो देखो यहाँ पे क्या कह रखा है, मिस्टर राकेश इज जनरली कंसिडर्ड फ्रेंडली एट वर्क, ठीक है। जो मिस्टर राकेश वो क्या है, अनफ्रेंडली काम पे, वर्क के ऊपर। हिज सुपीरियर रेटेड हिम लो ऑन द ट्रेट गेट अलोंग वेल विद अदर्स बट ऑल्सो ट्रेट हिम लोअर ऑन अदर ट्रेट अनरिलेटेड टू सोशलाइजेशन नेटवर्क। तो ये नॉर्मली क्या कह रहा है कि एक पर्सन है राकेश जो क्या है, अनफ्रेंडली है, मतलब वो अच्छे किसी के साथ घुल मिल कर नहीं रहता, ठीक है ना, सोशली वो कम घुल मिलता है। तो उसके अंदर तो उसको लो क्या करते हैं, लो रैंकिंग देते ही देते हैं। लेकिन जो अदर काम है ना, जो उससे रिलेटेड है भी नहीं, उसमें भी क्या करते हैं, लो रैंकिंग प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह से क्या हो रहा है, अनफेयरनेस हो रही है। तो ये बता पूछ रहा है यहाँ पे, वो किस तरह की परफॉर्मेंस अप्रेजल, किस तरह का एरर है परफॉर्मेंस अप्रेजल के अंदर। तो आपसे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है। तो बायसनेस होगा, स्टीरियोटाइपिंग होगा, इंप्रेशन मैनेजमेंट, या फिर हॉर्न इफेक्ट। तो ये जो एग्जाम्पल है बच्चों किसका है आपका, क्योंकि एक नेगेटिव चीज को देख आपको क्या मिल रहा है, और अदर में भी क्या मिल रहा है, नेगेटिव पॉइंट मिल रहा है, लोअर रैंकिंग मिल रही है। तो ये एग्जांपल आपका हॉर्न इफेक्ट का। हॉर्न इफेक्ट और हेलो इफेक्ट थोड़ा अपोजिट है। हमने पढ़ा था हेलो इफेक्ट, उसमें क्या है, आपका पॉजिटिव वर्क क्या कर देता है, आपकी पूरी ओवरऑल रैंकिंग को पॉजिटिव वे में ले आता है, ठीक है ना। वहां पे आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, फिर भी क्या मिला आपको, हाई रेटिंग मिली, ठीक है। इस केस में क्या, आपकी कोई एक चीज क्या कर देती है, आपको सारी रेटिंग को क्या कर दिया, वहां पे डाउन कर दिया। जबकि जो अप्रेजल करने वाला था उसने आपकी कोई एक चीज देखी और उसके बेस पे हर जगह क्या दे दिया, आपको लो रेटिंग दे दी। और हेलो इफेक्ट में क्या था, आपकी कोई एक पॉजिटिव चीज देखी और जहां पे आप लो रेटिंग मिलनी चाहिए थी वहां पे भी क्या दे दिया, आपको पॉजिटिव रेटिंग दे दी। डिफरेंस क्लियर हुआ दोनों के बीच में, हेलो और हॉर्न के बीच में, ठीक है ना। तो हॉर्न में हरदम क्या करते हैं, आपका कोई एक ऐसा काम जिसके अंदर आपको लो रेटिंग मिल रही है, उसको देखते हुए जो अदर ट्रेट है आपके, उसमें भी आपको क्या दे दी, लो रेटिंग प्रोवाइड कर दी, जो उससे रिलेटेड है भी नहीं फिर भी। तो आपका किस एग्जाम्पल हो जाएगा, यहाँ पे हॉर्न इफेक्ट का एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, हॉर्न इफेक्ट। बात क्लियर है यहाँ पे, ठीक है, वेरी गुड। अब देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, when supervisor evaluate performance by assigning predetermined percentage of rate। मतलब यहाँ पे क्या कर, जो इवोल्यूटर है, क्वेश्चन कहाँ से आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल से साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। तो इवोल्यूटर हो क्या कर रहा है, आपको असाइन कर रहा है कैसे, प्री डिटरमाइंड परसेंटेज ऑफ रेट इनटू परफॉर्मेंस कैटेगरी, कि आप किस परफॉर्मेंस कैटेगरी के अंदर आ रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या दे रहा है, एक प्री डिटरमाइंड परसेंटेज प्रोवाइड कर रहा है। ही और सी यूज डैश, तो कौन सा मेथड वो यूज कर रहा है, तो कौन से मेथड के अंदर हम प्री डिटरमाइंड रेट होता है, ठीक है। तो देखो ग्राफिक रेटिंग स्केल के अंदर प्री डिटरमाइंड रेट होता है, नहीं इसके अंदर तो नहीं था। कांस्टेंट सम रैंकिंग स्केल, इसके अंदर भी नहीं था। पेड कंपैरिजन, पेड कंपैरिजन में भी नहीं था। पेड कंपैरिजन तो क्या होता है आपका, मान लो एक ग्रुप के अंदर 4 पर्सन है ए बी सी डी, तो इसके अंदर क्या कर रहा, ए को पहले बी के साथ कंपेयर किया, फिर सी के साथ कंपेयर किया, फिर किसके साथ कंपेयर किया, डी के साथ कंपेयर किया, और फिर सी के साथ कंपेयर किया, ठीक है। फिर क्या करेंगे, बी को कंपेयर करेंगे किसके साथ, पहले ए के साथ कंपेयर करेंगे, फिर डी के साथ कंपेयर करेंगे, और फिर सी के साथ, मतलब कि हर एक पर्सन को हर एक के साथ कंपेयर करना, वो आपका किसका एग्जाम्पल है, पेयर्ड कंपेरिजन का, ठीक है। अब इसमें तो क्या कह रहा है कि पहले से प्री डिटरमाइंड परसेंटेज रेट होता है, उसको आपके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग क्या करना होता है, वहां पे
उसको आपको डाल देते हैं कि आप किस कैटेगरी में क्या करते हो, लाइक करते हो। तो एक तरह से क्या कर रहे हैं, फोर्सली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं आपको रेटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल आपका क्या हो जाएगा, फोर्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में आप मतलब फोर्सली आप उस रेटिंग स्केल के अंदर आओ या ना आओ, मतलब फोर्सली उसके अंदर डाल दिया। फॉर एग्जाम्पल कैसे कह सकते हैं हम लोग यहाँ पे, मान लो कंपनी ने डिसाइड कर लिया कुछ रेटिंग स्केल। फॉर एग्जाम्पल देखो कि जो 10% लोग होंगे ना वो हायर कैटेगरी के लिए होंगे और 10% आएंगे लोअर कैटेगरी में, ठीक है। फिर नेक्स्ट 20% क्या आएंगे जो हायर से थोड़े बिलो होंगे, ठीक है, जो जिनकी परफॉर्मेंस क्या होगी, हायर तो होगी लेकिन हायर वालों से थोड़ी सी कम होगी। और ऐसे ही 20% लोग होंगे जो लोअर से बेटर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितने परसेंट लोग हो गए, 20, 20, 40, 50, 60%। बचे कितने बीच में, 40%। 40% लोगों को हम कहाँ डालेंगे, एवरेज वाली कैटेगरी में। तो हमने कुछ परसेंटेज डिसाइड कर ली और इसके अकॉर्डिंग हमने देख लिया कि कुछ परसेंट को इस 10% वाली कैटेगरी में डाल दिया जो हायर वाली है, कुछ लोगों को इस 10% वाले में डाल दिया जो बिल्कुल लोअर है, कुछ को इस 20 के अंदर डाल दिया जो हायर से कम है, और कुछ को इस 20 के अंदर डाल दिया जो क्या है, लोअर से ज्यादा है, और कुछ जो मिडिल में डाल दिया जो 40% जो एवरेज पीपल है। तो इस तरह से हमने क्या कर दिया, फोर्सली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उनको रेट। तो एक इसका एग्जांपल है फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन का। इन विच ऑफ द फ्लोइंग मेथड जॉब कैन बी अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द रिलेटिव डिफिकल्टी इन परफॉर्मिंग देम। तो इसमें क्या कर रखा है कि किस मेथड के अंदर जॉब हम अरेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू उसकी रिलेटिव डिफिकल्टी के अकॉर्डिंग, और फिर इनको क्या प्रोवाइड करते हैं, रैंक प्रोवाइड करते हैं। तो ये कौन से मेथड के अंदर है, सबसे पहले ये देखो ये क्वेश्चन कहाँ का है, ये क्वेश्चन है आपका किससे, जॉब इवोल्यूशन से, जहाँ पर हम जॉब का इवोल्यूशन करते हैं। और जॉब का इवोल्यूशन क्यों करते हैं, जॉब की वर्थ को फाइंड आउट करने के लिए। और आपको याद हो इसके अंदर हमने दो मेथड पढ़े थे, कौन कौन से, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव के अंदर दो पार्ट कौन से पढ़े थे, यहाँ से क्वेश्चन एक बार आपका नेट के अंदर आया था बच्चों, ध्यान रखना कि कौन सा मेथड क्वालिटेटिव मेथड है जॉब इवोल्यूशन का। तो क्वालिटेटिव के अंदर आपका क्या आ जाएगा, रैंकिंग और ग्रेडिंग मेथड किसका पार्ट है आपका, क्वालिटेटिव का। और क्वांटिटेटिव का पार्ट कौन सा बच्चों आपका, पॉइंट मेथड और फैक्टर कंपैरिजन मेथड आपका किसका पार्ट है, क्वांटिटेटिव का, ठीक है। इस बात को याद रखना। लेकिन यहाँ पर क्या पूछ रखा है, यहाँ पे क्वेश्चन कुछ अलग पूछ रखा है कि कौन से मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, उसकी डिफिकल्टी के अकॉर्डिंग हम जॉब को अरेंज करते हैं। तो वो करते हो बच्चों आप रैंकिंग मेथड के अंदर, जो किसका पार्ट आपका, क्वालिटेटिव मेथड का पार्ट है, ठीक है। तो रैंकिंग मेथड यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट और फैक्टर आपका किसका पार्ट है, आपका क्वांटिटेटिव का पार्ट है। बात क्लियर हुई यहाँ पे, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव लेवल फॉर ईच जॉब। इंफॉर्मेशन किससे रिगार्डिंग, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव लेवल हर एक जॉब की, इंक्लूडेड इन द इंफॉर्मेशन अबाउट, किसके अंदर इंक्लूडेड है, तो वर्क एक्टिविटी के अंदर इंक्लूडेड है, ह्यूमन बिहेवियर के अंदर, मशीन या फिर परफॉर्मेंस। क्वेश्चन समझने की कोशिश करें, क्या कह रहा है कि इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट कर रहे हैं क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव लेवल की, वो किस तरह की इंफॉर्मेशन में इंक्लूड होगी। तो एक एचआर स्पेशलिस्ट क्या करता है, जॉब एनालिसिस के दौरान उसको क्या करता है, कलेक्ट करता है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, ह्यूमन बिहेवियर की, ठीक है ना। हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों यहाँ पे, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ह्यूमन बिहेवियर। अब कह रहा है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या, द स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जो स्कोप है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड है। तो देखो प्रोक्यूरमेंट, डेवलपमेंट, कॉम्पनसेशन, फिर ऑल ऑफ द अबव, ये हम पढ़ के आ चुके हैं अभी ऊपर। क्या, जहाँ पे हम मैनेजरियल फंक्शन और ऑपरेटिव फंक्शन पढ़े थे, उसके अंदर क्या आपका प्रोक्यूरमेंट, डेवलपमेंट और कंपनसेशन तीनों के तीनों इंक्लूड थे। तो ये क्या आ जाएगा इसका आंसर, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये सारे के सारे किसके अंदर इंक्लूड, आपके ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर, ठीक है। अब देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज द फॉर्मल पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एक्सेप्ट, इसको छोड़ के। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको कि जो आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल है क्या, सभी एस्पेक्ट के लिए, और किसके, मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड, लेकिन एक्सेप्ट, इसको छोड़ के। तो कौन सा ऐसा एस्पेक्ट है जो नीचे गिवन है जो एचआर है मतलब कि आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर कवर नहीं होता। तो एक बार रीड कर लेते हैं फिर देखते हैं। सबसे पहला क्या है, स्ट्रेटजी डेवलपमेंट एंड एनालिसिस करना, तो ये पार्ट है किसका, हमारे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, ठीक है।
सेकंड क्या है, सिस्टम प्रोसेस एंड प्रोक्यूरमेंट करना, ये भी किसका पार्ट है आपका, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, ये भी क्या होता है, कवर होता है किसके अंदर आपका, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर। थर्ड, पॉलिसी मेकिंग और इम्प्लीकेट करना, उसको एनफोर्समेंट करना, तो ये भी पार्ट है, हम पॉलिसी मेकिंग करते हैं, कितने हमें किसकी एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट है, कितनी नहीं है, उसको इम्प्लीकेट करना, उसको एनफोर्स करना, ये भी किससे क्या उसका पार्ट है। फिर लास्ट पॉइंट क्या दे रखा है बच्चों, मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंस, तो क्या हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करते हुए मैनेजमेंट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंस की, ये फाइनेंस की बात हो, फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम नहीं है, तो यहाँ पे आपका डी आंसर क्या है, कवर नहीं होगा किसके अंदर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर, क्योंकि इसने पूछ ही क्या रखा था कि जो कवर नहीं होता किसके अंदर, आपके एचआरएम के अंदर, ठीक है। फिर देखो आपका लास्ट क्वेश्चन क्या है, आज की क्लास का सबसे लास्ट क्वेश्चन हमारा, विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब 360 डिग्री फीडबैक, कौन सी स्टेटमेंट है जो अच्छे से क्या करती है, बेस्ट डिस्क्राइब करती है किसके मीनिंग को, 360 डिग्री फीडबैक के मीनिंग को क्लियर करती है, डिस्क्राइब करती है। तो देखो सबसे पहला पॉइंट क्या है, अ मेथड यूज्ड टू अप्रेज एम्प्लॉय, ये मेथड है क्या करने के लिए, एम्प्लॉय को अप्रेज करने के लिए, क्या ये 360 की डिग्री को मीनिंग को क्लियर कर रही है, डिस्क्राइब कर रही है, नहीं कराने पॉइंट, ठीक है ना, हमें मीनिंग बताना किसका, 360 डिग्री फीडबैक का। तो अगला क्या है, अ सिस्टम वेयर मैनेजर गिव फीडबैक टू ऑल देयर स्टाफ, ये मीनिंग क्लियर कर रही है, बिल्कुल भी नहीं, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। क्या है, अ सिस्टम वेयर फीडबैक ऑन एन इंडिविजुअल इज ड्राइव्ड फ्रॉम पीयर, जहाँ पे हमें फीडबैक, जो एक इंडिविजुअल है उसको फीडबैक कहाँ से मिलते हैं, उसके पीयर से, उसके सबॉर्डिनेट से, उसके सुपरवाइजर से, एंड कहाँ से, उसके कस्टमर से। तो यही तो क्या होता है 360 कि आपको चारों तरफ से क्या दे रहे हैं लोग, आपको फीडबैक दे रहे हैं कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये स्टेटमेंट है जो क्या करते हैं, अच्छे से डिस्क्राइब करेगी इसको, आपके 360 डिग्री फीडबैक को, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या है, सी ऑप्शन। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, ये एक्सपेक्टेड एमसीक्यू, अगर आपको थोड़े से भी हेल्पफुल लगते हैं तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।